नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं दस्त का दस्तावेज। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर और आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर लखनऊ से। यूपी निकाय चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी हलचल। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने की वर्चुअल समीक्षा बैठक। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। 38 जिलों के अधिकारी संघ बैठक में जाने इंतजाम, मतदान कर्मियों की नियुक्ति व प्रशिक्षण, जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति, निर्वाचन सामग्री की व्यवस्था को लेकर दिए निर्देश, मतदान केंद्र, स्ट्रांग रूम, ईवीएम, मतपेटिकाओं की स्थिति को लेकर भी दिए गए निर्देश, मतदान केंद्र की संवेदनशीलता, उड़न दस्तों के गठन की कार्रवाई को लेकर निर्देश दिए। आयुक्त मनोज सिन्हा ने कहा, चुनाव में बाधा डालने वालों के खिलाफ गैर जमानती वारंट की तामीली हो, अवैध शस्त्र धारकों के खिलाफ कार्रवाई और शस्त्र विक्रेताओं के भौतिक सत्यापन की कार्रवाई के निर्देश भी दिए। मतदान के दिन बाहरी जनपदों की सीमाएं सील करने के भी निर्देश दिए गए। तो यूपी निकाय चुनाव को लेकर हलचल बढ़ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, राज्य निर्वाचन आयुक्त ने वर्चुअली समीक्षा बैठक की है। 38 जिलों के अधिकारियों संग ये बैठक हुई, जिसमें निकाय चुनाव के इंतजाम को लेकर बातचीत हुई। चुनावी प्रक्रिया को लेकर अभी इंतजामों की समीक्षा की गई। बड़ी खबर, निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर रणनीति बनाई गई इस बैठक में। इस वक्त की बड़ी खबर। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। आज लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक हुई। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में परिवहन, उद्योग, पर्यटन और लोक निर्माण विभाग समेत कुल 13 प्रस्ताव पास हुए हैं। अब यूपी बुनकर सब्सिडी योजना, ऑटोमेटिक पावर लूम उपकरण खरीद में सब्सिडी भी मिलेगी। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी समेत कई मंत्री बैठक में शामिल हुए। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि पावर लूम उपकरण की खरीद के अलावा सरकार कार्यशाला लगाने के लिए सब्सिडी देगी। इससे पहले मार्च में योगी कैबिनेट में 22 प्रस्ताव पास हुए थे। इसमें खेल नीति को मंजूरी दे दी गई थी। वहीं उत्तर प्रदेश गुंडा एक्ट नियंत्रण धारा 1970 में आंशिक संशोधन प्रस्ताव पास किया गया था। नगर विकास विभाग की अमृत 2 योजना जो चल रही है, उसमें पानी, पीने के पानी की और सीवरेज की कुल 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की योजनाएं आज माननीय मंत्रिपरिषद ने स्वीकृत किया है। पहली योजना की बात करूं तो लखनऊ नगर में सरोजनी नगर के 2 वार्ड, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 और इब्राहिमपुर वार्ड, इस प्रकार का ये जो पूरा एक जो एरिया था, वो अभी भी पाइप वाटर सप्लाई से आच्छादित नहीं था। वहाँ हैंडपम्प इंडिया मार्ग का ही चलता था। उसे आच्छादित करने के लिए अमृत 2 योजना के अंतर्गत पहला प्रस्ताव ये है कि 246 करोड़ रुपए का पाइप वाटर सप्लाई की प्रोजेक्ट लगाने का माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। उत्तर प्रदेश की हम सब की योगी सरकार ने तमाम हमारे मुस्लिम भाइयों को, बुनकर भाइयों को ईद से पहले ईदी के तोहफे के रूप में हमारे बुनकर भाइयों को फ्लैट रेट का तोहफा दिया है। मैं तमाम बुनकर भाइयों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और जिस तरीके से आज पूरी संजीदगी से हमारे पासमानदा भाइयों के, बुनकर भाइयों के तरक्की के लिए, हमारे मुस्लिम कौम की तरक्की के लिए हमारी योगी सरकार काम कर रही है। और आज जो एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुनकर भाइयों को फ्लैट रेट में बिजली देने का जो ये प्रावधान लागू किया है, तमाम बुनकर भाइयों में इस फैसले से, मुख्यमंत्री जी के इस फैसले से बहुत खुशी का माहौल है। आज तो बुनकरों को योगी सरकार ने आज तोहफा दिया। वहीं योगी कैबिनेट ने कुल 13 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है। वहीं खबरों में बढ़ेंगे आगे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। उनकी तरफ से यह सम्मान ग्रहण करने उनके बेटे अखिलेश यादव राष्ट्रपति भवन पहुंचे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से सम्मान लिया। दरअसल सम्मान ग्रहण करने के लिए अखिलेश यादव सुबह ही दिल्ली पहुंच गए थे। इस कार्यक्रम में अखिलेश यादव के साथ उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। आपको बता दें कि लंबी बीमारी के बाद पिछले साल अक्टूबर में यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया था और उस वक्त वो मैनपुरी सीट से लोकसभा सांसद थे, जिसके बाद वहां उपचुनाव में उनकी बहू डिंपल यादव ने जीत दर्ज की। तो नेताजी को पद्म विभूषण दिए जाने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया है।
उन्होंने लिखा, महान व्यक्तियों का सम्मान वस्तुतः उनके महान विचारों और कार्यों का। माननीय नेताजी के पद्म विभूषण से सम्मानित होने पर हार्दिक नमन। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। वहीं आपको बता दें, सपा महासचिव शिवपाल यादव ने भी ट्वीट किया है और कहा कि अन्याय के विरुद्ध सतत संघर्ष ही नेताजी की पहचान है। नेताजी और उनकी समाजवादी मूल्यों की राजनीति ने देश के करोड़ों लोगों को सामाजिक न्याय का भरोसा दिया। कोई भी सम्मान नेताजी की शख्सियत से बड़ा नहीं है। नेताजी को नेताजी बनाने के लिए इस देश के करोड़ों जन को कोटि कोटि नमन। वहीं मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण से नवाजे जाने पर सीएम योगी ने ट्वीट किया और कहा कि माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा आज पूर्व रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण मरणोपरांत से सम्मानित किया गया। समाज की मुख्य धारा से शोषितों, वंचितों और पिछड़ों को जोड़ने के लिए वो सदैव याद किए जाएंगे। वहीं सपा की तरफ से दिवंगत नेताजी को भारत रत्न देने की मांग की जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। आज वही परिस्थितियां फिर पैदा हो गई। आज मंच पर जो भी बैठे हुए हैं, ये नारा वहीं बलिया पहुंचे सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने रसड़ा में कार्यकर्ता सम्मेलन किया और मायावती की तारीफ कर दी। वहीं अखिलेश यादव पर कटाक्ष भी किए। तो ओपी राजभर का क्या है बड़ा बयान, आपको बता दें। मायावती नीतीश को चेहरा बनाकर लड़े विपक्ष, ये कहना है ओपी राजभर का। अरे दूसरा बनाना है, तीसरा बनाने लगे और तीसरा मोर्चा ऐसा बना रहे हो कि जो आपको 10 वोट भी नहीं दिला सकता। तो आप दूसरा मोर्चा बनाओ, दूसरा मोर्चा में सब लोग तय कर लो। नहीं बात अगर समझ में आती है तो दो ही चेहरे हैं। यूपी में सबसे बढ़िया लीडर मायावती जी को हम देखते हैं और देश की राजनीति में अगर मायावती जी नहीं पसंद है तो खड़गे जी को पकड़ लो, उन्हीं को मान लो, किसी को मान के लड़ो, लेकिन सब लोग एक होकर लड़ो। और सब लोग अगर अलग अलग लड़ोगे तो कहीं लड़ाई नहीं है। 2024 में पीएम उम्मीदवार को लेकर यह था ओपी राजभर का बड़ा बयान। वहीं मऊ में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद एक रोजा इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान आज की योगी कैबिनेट की बैठक में हुए फैसले को उन्होंने बड़ा फैसला बताया। उन्होंने कहा कि अब तक राजनीतिक कारणों से सब्सिडी और फ्लैट रेट योजना दूर रही। उन्होंने सपा पर भी जमकर निशाना साधा। कहा कि सपा ने मुसलमानों को सिर्फ एक वोट बैंक के चश्मे से देखा है। हमेशा सपा मुसलमानों का वोट लेकर सत्ता में आई, लेकिन कभी भी मुसलमानों की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। और अगली खबर गोरखपुर से। यहां सीएम योगी 8 अप्रैल को 2 दिवसीय दौरे पर जाने वाले हैं। इस बार मुख्यमंत्री गोरखपुर को 1300 करोड़ की सौगात देंगे। उन्होंने दौरे से पहले भाजपा नेता कार्यक्रम की तैयारी में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री का यह कार्यक्रम सहजनवा के भोला राम मस्करा इंटर कॉलेज में होगा, जहां वो 3 एकड़ भूमि में मिनी स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे। गोरखपुर के चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र के दुबौली में बने ग्रामीण स्टेडियम का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फर्टिलाइजर में आयोजित समारोह में 9 अप्रैल को करेंगे। 8 अप्रैल को वो गीडा में पेप्सिको कंपनी के फैक्ट्री की स्थापित करने को लेकर आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित होंगे। इस फैक्ट्री से 1500 लोगों को रोजगार मिलेगा और इसमें 1000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा। मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का गोरखपुर क्षेत्र का अध्यक्ष मनोनीत किया है और मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं जो निरंतर भारतीय जनता पार्टी के लिए निरंतर उसको अपनी मां मान करके, उसको परिवार मान के, भारतीय जनता पार्टी को परिवार मान करके काम करता हूं। इसलिए मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करता हूं। और आज मैं विगत 31 तारीख को गोरखपुर में पहली बार आया था और आज फिर मैं आप सबके माध्यम से गोरखपुर के सभी
नागरिकों का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं कि मेरे जैसे कार्यकर्ताओं का उन्होंने अद्भुत स्वागत किया है। इससे तो निकाय चुनाव से पहले बड़ी सौगात मिलने जा रही है गोरखपुर को। 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं सीएम योगी और उसी के दौरे की तैयारियां जो हैं अब तेज हो गई हैं। वहीं बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया। हत्याकांड के आरोपी और 18 साल से फरार चल रहे अतीक के शूटर अब्दुल कवी ने अचानक सरेंडर कर दिया। 1 लाख के इनामी अब्दुल कवी ने लखनऊ में सीबीआई कोर्ट में सरेंडर किया। आपको बता दें, अब्दुल कवी अतीक अहमद और अशरफ का बेहद करीबी है, जिस पर उमेश पाल हत्याकांड के बाद से प्रशासन की कार्रवाई शुरू हो गई और इसके भाई अब्दुल कादिर के घर हथियार मिलने पर कौशाम्बी पुलिस ने जेल भेजा था। वहीं उमेश पाल मर्डर केस को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि वारदात में 12 से ज्यादा आईफोन का इस्तेमाल किया गया था। कोडवर्ड में बनाई गई थी आईफोन की आईडी और अतीक अहमद के पुश्तैनी घर से बरामद रजिस्टर से इसका खुलासा हो गया। अतीक को भेजे आईफोन की आईडी बड़े के नाम से बनी थी और बरेली जेल में अशरफ को भेजे फोन की आईडी छोटे के नाम से बनी थी। शूटर गुलाम की आईडी उल्लू कोडवर्ड से बनाई गई थी और वकील खान सौलत हनीफ की आईडी AD010 के नाम से बनाई गई थी। शूटर अरमान की आईडी बिहारी नाम से बनाई गई थी। गुड्डू मुस्लिम के आईफोन की आईडी को चिकन कोडवर्ड नाम दिया गया था। अतीक अहमद के बेटे ने सभी की कोडवर्ड आईडी तैयार की थी और प्रयागराज पुलिस अब 3 आईफोन बरामद अब तक कर चुकी है। एक आईफोन लखनऊ में असद अहमद का हुआ था बरामद। 21 मार्च को सजर अहमद के पास से बरामद हुआ था दूसरा फोन और तीसरा आईफोन अतीक के गिरे घर से मिला। प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूटआउट केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने माफिया अतीक अहमद के पुश्तैनी मकान से काले रंग का एक बैग बरामद किया है। इस बैग में वारदात में इस्तेमाल किया गया आईफोन, इसके साथ साथ 2 आधार कार्ड और एक रजिस्टर रखा हुआ था। पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है। हालांकि अतीक अहमद का ये पुश्तैनी मकान सितंबर 2020 में ही बुलडोजरों से जमींदोज कर दिया गया था। शहर के चकिया इलाके में स्थित ये मकान है। उमेश पाल शूटआउट केस के बाद प्रयागराज पुलिस ने 21 मार्च को 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें ज्यादातर अतीक अहमद के कर्मचारी थे। अतीक अहमद का घरेलू नौकर था, ड्राइवर था, मुंशी था। उनकी निशानदेही पर ही प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद के दफ्तर में छापेमारी कर 72 लाख रुपए नगद और साथ ही साथ 10 असलहे बरामद किए थे। इसके बाद पुलिस ने इन आरोपियों से 29 मार्च को जेल में पूछताछ की थी। जेल में की गई पूछताछ में अतीक अहमद के घरेलू नौकर राकेश उर्फ लाला ने बताया था कि उसने वारदात के बाद अतीक अहमद के पुश्तैनी मकान का जो मलबा है, उस मलबे में काले रंग का एक बैग छिपा कर रखा हुआ है। उस बैग में एक आईफोन है, कुछ आधार कार्ड हैं, रजिस्टर्ड है और साथ ही साथ ये आईफोन जो है उसका इस्तेमाल उमेश पाल शूटआउट केस में किया गया था। उसके साथ साथ उस काले रंग के बैग से एक रजिस्टर भी बरामद हुआ है। इस रजिस्टर में उमेश पाल शूटआउट केस के दौरान किन किन लोगों को आईफोन दिए गए उनका ब्यौरा दर्ज है। इसके साथ साथ किन किन लोगों को कितने कितने पैसे दिए गए इसका भी ब्यौरा दर्ज था। तो राकेश उर्फ लाला ने इसी मलबे में इस काले रंग के बैग को छिपा कर रखा था। पुलिस ने छापेमारी कर इस बैग को बरामद कर लिया है। जो इस आईफोन और रजिस्टर वारदात में इस्तेमाल हुआ था उसे बरामद कर लिया है। प्रयागराज पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है। पुलिस अफसरों का कहना है कि जब केस का ट्रायल शुरू होगा तो उस दौरान ये जो बरामदगी है वो उसके लिए इस केस के ट्रायल में बेहद अहम साबित होगी। तो पुलिस ने पूछताछ करने के बाद जो आरोपी थे उन्हें कोर्ट में पेश कर वापस जेल भेज दिया है। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, ABP गंगा, प्रयागराज। वहीं बड़ी खबर हनुमान जन्मोत्सव को लेकर यूपी में भी अलर्ट। गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद यूपी में अलर्ट जारी। अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर में पुख्ता सुरक्षा रहेगी। प्रयागराज और कानपुर में भी सुरक्षा को लेकर अलर्ट। तो हनुमान जन्मोत्सव पर कार्यक्रमों में पुख्ता सुरक्षा रहेगी। हनुमान जन्मोत्सव पर सभी मंदिरों की निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। शोभा यात्रा के दौरान अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। आयोजन से जुड़े लोगों से संपर्क कर स्थानीय पुलिस बनाएगी सुरक्षा का प्लान। वहीं गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद मेरठ में भी अलर्ट किया गया है। हनुमान जयंती पर कार्यक्रमों और शोभा यात्रा के वक्त सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिलेंगे। अवसर पर जनपद मेरठ में कुल 5 शोभा यात्राएं निकाली जानी है, जिसमें प्रत्येक शोभा यात्रा में क्षेत्राधिकारी, साथ ही साथ बॉक्स फॉर्मेशन में पुलिस फोर्स दाएं बाएं आगे और पीछे लगा रहेगा। साथ ही साथ रास्ते में पड़ने वाले जितने भी
संवेदनशील स्थान है उन सभी पर रूफटॉप ड्यूटियाँ और पीएसी का उचित व्यवस्थापन इसमें किया जाएगा और जगह जगह पर सादे वस्त्रों में भी पुलिसकर्मी लगे रहेंगे और इसमें जितने भी आयोजक हैं उन सबसे वार्ता हो गई है। साथ ही साथ रास्ते में पड़ने वाले जितने भी हमारे जो संवेदनशील और मिश्रित आबादी के स्थान हैं उन सब में भी लोगों से वार्ता कर ली गई है जिससे कोई। खबर नोएडा से। नोएडा में किसानों और पुलिस के बीच कहासुनी का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल आज आरटीओ ऑफिस पर सैकड़ों किसान प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे, जहां एक किसान नेता और एसीपी के बीच नोकझोंक हो गई। इस वीडियो में किसान नेता पवन खटाना और एसीपी 2 सुशील कुमार गंगा प्रसाद के बीच कहासुनी हुई। अब इस नोकझोंक का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल किसान ट्रैक्टरों पर पुलिस की कार्रवाई से नाराज है। तो तीखी नोकझोंक हुई किसानों और पुलिस के बीच, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। अवैध कॉलोनियों के खिलाफ मेरठ विकास प्राधिकरण की कार्रवाई सवालों के घेरे में है, जिसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। विकास प्राधिकरण की टीम ने अवैध कॉलोनी के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है, लेकिन एक अवैध कॉलोनी पर ही मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम बुलडोजर से एक्शन कर पाई, लेकिन जब दूसरी इस अवैध कॉलोनी पर यहां एक्शन करने के लिए मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम पहुंची तो यहां भारी विरोध का सामना करना पड़ा। देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो यहां पर प्रजापति समाज के जो लोग हैं वो यहां पर इकट्ठा हो गए और उसके बाद यहां विरोध किया, हंगामा किया और एमडीए की टीम को कार्रवाई नहीं करने दी। काफ़ी देर तक अधिकारियों के साथ यहाँ वार्ता चली और उसके बाद ये तय हुआ है कि जो कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं उनकी जांच की जाएगी और जांच करने के बाद ही जो आगे की कार्रवाई है वो यहाँ मेरठ विकास प्राधिकरण की तरफ से की जाएगी। प्रजापति समाज के जो नेता हैं दारा सिंह प्रजापति, उनकी ये कॉलोनी है और इसका नक्शा पास नहीं है, ये कॉलोनी पूरी तरीके से अवैध है, लेकिन मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम को यहाँ से इसलिए बैरंग लौटना पड़ा चूँकि यहाँ बड़ी संख्या में जो प्रजापति समाज के लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। दारा सिंह प्रजापति ने आह्वान किया था अपने लोगों से कि सुबह के वक्त यहाँ पहुँच जाएँ और उसके बाद यहाँ देखिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद यहाँ पर मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम बिना कार्रवाई करे ही यहाँ से लौट गई है। कई दौर की वार्ता चली और उसके बाद ये निर्णय हुआ, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि जब इस तरीके का विरोध होता है, जब एक कॉलोनी पर कार्रवाई की गई तो फिर दूसरी कॉलोनी पर भी जो कार्रवाई है वो की जानी चाहिए थी। मेरठ विकास प्राधिकरण की ये कार्रवाई कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। अब देखना ये होगा कि बैठकर दोनों दलों के बीच जिस तरीके से वार्ता हुई है, दोनों के बीच वार्ता हुई है और उसमें जिन कागजों के चेक करने की बात की जा रही है, अब उसके बाद मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम क्या एक्शन लेती है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। 2 साल से लगातार कॉलोनी में काम चल रहा था। मेरा फार्म हाउस है, मैंने इसमें रास्ते बनाए हैं, मगर पता नहीं अभी 4 दिन पहले क्या हुआ, कहाँ से इसमें निकल कर आया। अब ये तय हुआ कि कागज़ चेक तुम भी करा लो, मैं भी चेक करा लूँ। अगर मेरी कहीं गलती है, इसमें कुछ गलत ज़मीन है तो आप उतनी अपनी ले लें। इस विवाद पे अड़े में हैं। वैसे कहीं मेरे पूरा बैनामा है, ये मेरा फार्म हाउस है। आज के बाद मैं इसे गौशाला बनाऊंगा, इसे कॉलोनी नहीं काटूंगा। मेरठ विकास प्राधिकरण के बुलडोजर एक्शन पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं एटा में मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। ये फैसला बहुत ही कम समय में सुनाया गया है। पिछले साल नवंबर महीने में महज 1.5 साल की बच्ची के साथ गांव के युवक ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। परिजनों ने मारहरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। महज 5 महीने में ही कोर्ट ने दोषी की सजा मुकर्रर कर दी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।